हेलो दोस्तों, जय हिंद। फिर आज मैं आप लोग को अपने YouTube चैनल टेकअप जॉब पे स्वागत करता हूं और इस वीडियो में आप लोग को संविधान के प्रस्तावना से जो कुछ फैक्ट आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है या मतलब एसएससी जीडी लेवल के भी कुछ फैक्ट इसी से पूछा जाता है, उसकी मैं आज परिचर्चा कर रहा हूं और हर एक जो पहलू हैं उन पहलुओं पे आपको डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। कृपया आप इस पे ध्यान से अपनी वीडियो में बने रहिए और इसको समझते रहिए कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये सब सारे क्वेश्चन का ही कलेक्शन है और आप इस तरह से कंटिन्यू बनते रहिए। देखिए यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने का मैं दावा करता हूँ। देखिए कैसे ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं। देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक, यानी कि अंतिम बैठक का मतलब कि 12वीं बैठक हुई थी। कौन सी 12वीं बैठक? वो संविधान सभा की अंतिम बैठक कौन है? 12वीं बैठक है और 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसको ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को। और इसी दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। क्यों? क्योंकि भारत उस टाइम आजाद हो चुका था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति चुनना यही रीजन है कि हम लोग चुने थे। अब आइए हम प्रस्तावना, जो भारत के संविधान की आत्मा को आत्मा बोलते हैं या तो इसको कुंजी बोलते हैं, या हम एक लाइन में यानी कि इंग्लिश की बात कर ले तो हम इस संविधान की प्रस्तावना को प्रियम्बल के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? प्रियम्बल के नाम से। देखिए अब ये संविधान की आत्मा जो है यानी कि प्रस्तावना है जो भारतीय संविधान की, उसका जो वाक्य शुरू होता है कि हम भारत के लोग से होता है। और उसमें ये जो 4 चीजें हैं ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसके मतलब समझिए क्या है, कैसे करते हैं। देखिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य को हम एक में ही दोनों को इंक्लूड करके देखेंगे, इन दोनों को एक में इंक्लूड करके देखेंगे। ठीक है सॉरी। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बता रहा है कि जब हमारे जो राज्य है यानी कि हमारा जो इंडिया है वो हर तरह से संपन्न है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी चीज हम नहीं कर सकते। यानी कि हमारे यदि कोई मैटर में, इंडिया के मैटर में, इंटरनल मैटर में कोई बाहरी देश हस्तक्षेप करता है तो हम उसको ये बर्दाश्त नहीं करते। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही होता है कि हम हर तरह से संपन्न हैं, हम हर कार्य करने में सक्षम हैं और ये इसकी चीज को बताता है। ठीक है, अब आते हैं हम समाजवाद। समाजवाद क्या है? समाजवादी क्या होता है कि यानी कि एक ऐसा राज्य और एक ऐसा देश जो पूरे समाज के लोक हित के बारे में सोचे। क्या सोचे? पूरे समाज के लोक हित के बारे में सोचे, उसी को हम समाजवाद कहते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हम एक मतलब कि संप्रदाय और एक पंथ को लेके चले तो वो देश फिर समाजवाद नहीं होता। समाजवाद का मतलब होता है कि हम पूरे समाज के, चाहे वो गरीब तबके के हों चाहे अमीर तबके के हों, हम उन सबको एक समान भावना की दृष्टि से लेके चलते हैं और सबकी हित की बात करते हैं, वही है समाजवाद। ठीक है, अब आइए हम पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष एक मोटा मोटी तौर पे ये समझ लीजिए कि एक ऐसा देश जिसके पास किसी प्रकार का कोई धर्म न हो, अर्थात वो किसी धर्म का बढ़ावा न देता हो। जैसे में मान लीजिए कि कोई ऐसा देश है कि बहुत सारे हैं देश कि अपने मुस्लिम कंट्री को बढ़ावा देते हैं, कोई ईसाई कंट्री को बढ़ावा देता है, तो कोई यहूदियों को बढ़ावा देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो भारत है यानी कि जो भारत है इसके यहाँ किसी प्रकार का कोई संप्रदाय का मान्यता नहीं दिया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, यानी किसी धर्म को हम आगे करने का प्रयास नहीं करेंगे। यह सारा धर्म मान्य है और सब धर्म अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, किसी पे कोई रोक नहीं लगाया गया। एक चीज तो ये है। देखिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है कि मतलब गणराज्य का मतलब ये होता है कि कोई भी आपके यहाँ पद जो है भारत में, कोई भी पद यदि आप किसी भी पद के लिए, चाहे वो चुनावी हो या फिर सरकारी नौकरी पाना हो या किसी भी पद हो, तो आप उसके लिए हम वंशानुगत नहीं कर सकते। क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब यही होता है कि हमारे यहाँ कोई भी पद होगा हम उसको वंशानुगत नहीं कर सकते। यदि वंशानुगत कर रहे हैं तो आप ये गलत कर रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद है और सारी जितनी मंत्री का पद है, हम इसको वंशानुगत नहीं करते। ये नहीं कि डीएम का लड़का ही डीएम बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चाहे आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर गुण है, तो आप किसी भी पद पर जा सकते हैं। यही लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ होता है। अब यहाँ पे एक पूछता है कि राजतंत्र प्लस गणराज्य क्या होता है, जरा इसके बारे में व्याख्या कर लिया जाए। राजतंत्र प्लस गणराज्य क्या होता है, गणराज्य क्या होता है, इसके बारे में जरा व्याख्या कर लिया जाए। देखिए
राजतंत्र और गणराज्य का मतलब ऐसा होता है कि जहां पे वंशानुगत पद हो, क्या हो, वंशानुगत पद हो, वो राजतंत्र और गणराज्य होता है। और इसका उल्लेख कहां किया गया है? इसका उल्लेख किया गया है ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन का जो राष्ट्रपति का पद है वह वंशानुगत है। वहां पे राजा महाराजा राजा और महारानियों के जो बच्चे होते हैं वही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी वहां की राष्ट्रपति पद को सुशोभित करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब क्या होता है या गणराज्य का मतलब क्या होता है। गणराज्य का भी मतलब यही पूछ देगा कि यहाँ पे क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पद हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कि इस संविधान में हमको 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। कौन कौन सा न्याय दिया गया है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब ये क्या होते हैं? जैसे यदि कोई व्यक्ति है तो उसको समाज में जीने के लिए हक है, ये नहीं कि हम उसको तिरस्कार करके चाहे उसका बहिष्कृत करते समाज के जीने से हम उसको हटा दें, नहीं। ये हमको 3 प्रकार का न्याय देता है कि आपके अंदर आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं तो आपको समाज में जीने का हक है। आर्थिक न्याय क्या है कि यदि कोई भी व्यक्ति है किसी भी जात पात का हो, उसे खाने कमाने और अपनी जीवन उपार्जन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, यानी कि उसको आर्थिक छूट दिया जाता है कि भाई आप खाने पीने के लिए आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना ध्यान रहे कि ये काम मतलब कानूनी तौर से हो, ये ना कि हम इलीगल तरीके से करें, तो ये सब गलत है। ठीक है, अब आते हैं राजनैतिक। यदि आपके पास राजनीतिक अधिकार भी दिया गया है कि भाई यदि आप किसी प्रकार के किसी पद पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इस पे आप चुनाव आराम से लड़ सकते हैं, यानी कि आप अपनी एक राजनीतिक पहचान बना सकते हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान से लेकर क्यों नहीं राष्ट्रपति तक ही पद है। तो ये 3 प्रकार के हमारे पास न्याय है, और ये न्याय तीनों कहाँ बताया गया है? हमारे प्रस्तावना में ये कह रहा है 3 प्रकार के न्याय। अब बात करते हैं स्वतंत्रता। हमारे यहाँ 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। क्या है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता पे जरा व्याख्या कर लें कि क्या है। देखिए, अभिव्यक्ति का मतलब होता है किसी व्यक्ति को बोलने की आजादी। यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या पर और किसी देश के गंभीर समस्या हो या चाहे ऐसे हो जो कुछ सुझाव देना चाहता हो तो उसे बोलने की आजादी है। जैसे कि हम लोग की बात करते हैं मीडिया को ये बोलते हैं कि हमारा वो चतुर्थ स्तंभ भी है ना, तो इसका मतलब उसको बोलने की आजादी है। इसी तरह से आम व्यक्ति को भी बोलने की आजादी है, लेकिन कुछ ऐसे माहौल होते हैं या कुछ ऐसे समय आते हैं जहां पे अभिव्यक्ति को बैन कर दिया जाता है, यानी कि इसको हम लोग बंद कर देते हैं, ये चीजें। अब आते हैं हम लोग धर्म उपासना का मतलब क्या होता है कि हमें धर्म के प्रति लगाव। अब हम धर्म के प्रति लगाव कैसे करेंगे कि यदि वो धर्म हमको अच्छा लगता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, वो धर्म के प्रति यदि हमारा झुकाव है तो हम उस धर्म में आस्था रखते हैं, या तो हम चाहे तो उस धर्म में मेरी आस्था नहीं है तो हम उस धर्म में अपना झुकाव भी नहीं रख सकते। मतलब उस धर्म के प्रति मेरी आस्था नहीं तो हम उस धर्म के प्रति अपना लगाव भी नहीं रखेंगे। यानी कि हम धार्मिक मामले में स्वतंत्र है, जब चाहे तब हम किसी धर्म को अपना सकते हैं, जब चाहे जब हम उस धर्म से अपना किनारा भी कर सकते हैं। लेकिन गांधी जी कहते थे कि किसी भी विपद संपत्ति में यानी विपद परिस्थितियों में आपको अपने धर्म में बदलाव नहीं करना चाहिए। उनका भी कहीं उद्देश्य अच्छा ही है इस मैटर को, लेकिन यहाँ पे धर्म उपासना को आपको छूट दी गई है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग के स्कूल में प्रेयर होते हैं या कॉलेज में प्रेयर होता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि वहां पे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, बहुत लोग होते हैं हाथ बांध के रहते हैं, यानी कि उनको एक धर्म की उपासना दी गई है। ठीक है, इसी तरह विश्वास और विचार, किसी व्यक्ति पर हम विश्वास करते हैं और उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई सरकार हो, इस सरकार पर हम विश्वास करते हैं और उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। ठीक, कि ये सरकार किस तरह से है, उसके ऊपर कैसे विश्वास किया जाए, ये इसकी एक स्वतंत्रता आपको देता है। प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि आपका जो जीवन होता है वो सम्मान पूर्वक जिया जाए। ये नहीं कि आप यदि कोई मान लीजिए आपराधिक काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो आपराधिक कार्य क्या बोलते हैं, गैर जमानती यानी कि जमानती हो। ठीक है, गैर जमानती नहीं जमानती हो तो आप उसके जब तक कोर्ट आपको उसके प्रति दंडित न किया हो या सजा नहीं सुनाया हो तब तक आप अपराधी नहीं माने जाएंगे। और इस परिप्रेक्ष्य में आपको प्रतिष्ठा यानी कि प्रतिष्ठा दी जाती है, आपका एक मान सम्मान रखा जाता है। तो एक ये मान सम्मान से जुड़ी हुई चीजें है प्रतिष्ठा है। अब आते हैं अवसर की समानता। हमें एक अवसर की समानता होनी चाहिए, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग बीएचयू एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं,
तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम सबको अवसर दे रहे हैं। ये नहीं कि हम किसी मतलब कि जात पात या रंग के आधार पर हम उसको भेदभाव नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, ये हमारा अवसर की क्या है, समानता है। हम इस तरह से अवसर की समानता पर बात करते हैं। अब आइए जरा इसमें हम बात कर ले कि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तो इस प्रस्तावना के अंतर्गत 3 चीजें जोड़ी गई थी। एक जोड़ा गया था समाजवाद और एक जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष और एक जोड़ा गया था अखंडता। ये तीनों के तीनों शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे संविधान में ये पूछ लेता है कि भाई न्याय कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो 5 प्रकार के। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या क्या जोड़ा गया था, तो ये समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ी गई है, इस पे बात की गई है। अब आते हैं हम लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र। देखिए इसको कभी कभी कह देता है क्रम से सजाने के लिए, तो हम SSP के नाम से याद रखे रहेंगे तो काम मेरा बन जाएगा। S का मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व और S का मतलब एक और हुआ समाजवाद और P का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, यहीं से काम हो जाएगा। अब आते हैं इस पे हम 3 प्रकार के केस को देखते हैं जो कि काफी विवादित रहा कि क्या संविधान हमारा जो प्रस्तावना है हमारे संविधान का अंग है कि नहीं है। यदि हम संविधान को आत्मा बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, ठीक है, संविधान कैसे संशोधनात्मक है या इसका अंग है। देखिए एक बेरुबारीवाद हुआ था। बेरुबारीवाद केस में यह बताया गया था कि जो हमारा उद्देशिका है, उद्देशिका का मतलब जो हमारा प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल संविधान का अंग नहीं है। किसका? संविधान का अंग नहीं है। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब का एक मैटर हुआ था, इसमें ठीक इसको बता दिया गया था कि नहीं, संविधान हमारा जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। और इसका जो जस्टिफाई किए थे वो जस्टिफाई किए थे M हिदायतुल्लाह, जो न्यायाधीश थे, उन्होंने इसको जस्टिफाई किया था कि नहीं, संविधान जो है, जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। देखिए यह संविधान की आत्मा है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? प्रस्तावना के बारे में बात कर रहे हैं। अब आइए केशवानंद बनाम भारती। केशवानंद बनाम केरल का है ये केस। इसमें हम देखेंगे तो ये बताया गया था जब इस पर रिट बढ़ी थी कि भाई जब संविधान की आत्मा प्रस्तावना है तो क्या हम इसको संशोधनात्मक कर सकते हैं या इसको हम संविधान का अंग मान सकते हैं। तो केशवानंद भारती में बताया गया था कि नहीं, जो हमारा प्रस्तावना है वो एक तो संविधान का अंग है, दूसरा इसको हम संशोधनात्मक भी कहते हैं। संशोधनात्मक भी होता है यानी कि इसमें तभी तो जाके ये 1976 में संविधान में संशोधन हुआ था, 42वां संविधान 1976 में, और ये चीजें जोड़ी गई थी। तो भाई ये रहा आज हमारा प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। और इस प्रस्तावना से इतने ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा लाइक यदि अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करिए, ताकि आपको और हम अच्छे से अच्छे और कम ही मैटर में बढ़िया कंटेंट आपको दें। ठीक है, थैंक यू।